नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस ऑनलाइन क्लास में तीसरी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर आपने परिचय नहीं दिया अपना, तो मैं एक बार अपना परिचय आज दे देता हूँ आपको। मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा है और मैं कर्माबाई महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ और अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है। आज इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे और वो महत्वपूर्ण बिंदु है ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की अवधि। आज का हमारा टॉपिक है ये। अब आप जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन के अंदर गर्मी और सर्दी बारी बारी से आती है। वर्षा ऋतु भी आती है, वसंत ऋतु भी आती है ना। तो ये जो ऋतुएं हैं ना, एक्चुअली में ऋतु 2 ही होती हैं। भौगोलिक दृष्टि से अगर अपन देखें तो केवल ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, ये 2 ही ऋतुएं होती हैं। बाकी तो इन दोनों ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के कारण स्थितियां हैं तापमान की और आर्द्रता की, जिनको अलग अलग ऋतुओं के रूप में हम जानते हैं। मूल रूप से 2 ही ऋतुएं होती हैं भूगोल के अंदर, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो ये ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? आज गर्मी का समय है, मैं स्वेटर नहीं पहने हुआ हूँ, हो सकता है कि 4-5 महीने बाद हो सकता है, क्या ये निश्चित है कि 4-5 महीने बाद इतनी सर्दियाँ आ जाएंगी कि मेरे को स्वेटर भी पहनना पड़ेगा। तो ये ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है ना? तो ये चर्चा हम आज करने वाले हैं। और एक चीज़, दिन रात की अवधि की बात करूँ मैं कि सर्दियों में सुबह 7 बजे सूर्योदय होता है लगभग, और शाम को 5-6 बजे सूर्यास्त हो जाता है सर्दियों को बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन गर्मियों के दिनों में सुबह 5 बजे सूर्योदय हो जाता है और रात्रि 7:30-8 बजे तक सूर्यास्त होता है गर्मियों के समय में, है ना। तो ये जो दिन की अवधि है, दिन जो है गर्मियों में बहुत लंबा होता है, सर्दियों में छोटे दिन होते हैं। ये क्या रहस्य है ना। तो इन दोनों बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ऋतु परिवर्तन की बात करेंगे और दिन रात की अवधि की हम बात करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ और एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। ये जो है 23.5 डिग्री का झुकाव है, यानी कि पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन पृथ्वी ऐसी ना होकर के पृथ्वी ऐसी है, झुकी हुई है, क्योंकि जगह ऐसी झुकी हुई है। तो ये जो झुकाव वाला ये है, ये जो कोण है, यानी ये जो कोण है ये 23.5 डिग्री है। यानी कि अपने अक्ष के साथ पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो ऑर्बिटल प्लेन है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। भाई ये यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, ये यहां से लेकर के यहां तक 90 डिग्री तक होता है। अब 23.5 डिग्री हो गया, बाकी का 66.5 डिग्री ये है ना। अब ये मामला तो बहुत पुराना है, चर्चा हम कई बार कर चुके हैं इस पर। ये एक बार याद रखेंगे आप लोग कि ये 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रखेंगे क्योंकि काम में आने वाले हैं हमारे। देखिए ये हमारा ग्लोब है। अब मैं इसमें पृथ्वी को सीधा बना देता हूं अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। मैं झुकी हुई नहीं दर्शा रहा हूं सब पृथ्वी को, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 3.5
23 डिग्री साउथ है, ये 66.5 डिग्री साउथ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है। तो अब आप देखिए ये कर्क रेखा, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री ही क्यों है? ये मकर रेखा है, मकर रेखा 23.5 डिग्री ही क्यों है? या आर्कटिक ध्रुव वृत्त है, आर्कटिक ध्रुव वृत्त है, ये 66.5 डिग्री ही क्यों है? और ये अंटार्कटिक ध्रुव वृत्त है, ये 66.5 डिग्री ही क्यों है? तो आप समझ गए होंगे, मैंने यहां पर डायग्राम बताया था आपको, ये 66.5 डिग्री बताया था मैंने, और ये 23.5 डिग्री आपको मैंने बताया। तो ये 23.5 डिग्री झुकाव होने के कारण ही सूर्य अपनी स्थिति से उत्तर की ओर जाता है, यानी उत्तरायण होता है, तो वो कर्क रेखा तक ही जा पाता है मैक्सिमम उत्तरायण होते होते, इसलिए 23.5 डिग्री तक ही जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का झुकाव भी 23.5 डिग्री है। ये अगर 23.5 की जगह 20 डिग्री झुकाव होता तो 20 डिग्री तक ऊपर जाता। अगर ये 23.5 डिग्री की जगह 30 डिग्री झुकाव होता तो ये 30 डिग्री तक उत्तर की ओर जाता सूर्य, है ना। और अगर ये 30 डिग्री तक जाता उत्तर की ओर, तो अब यहाँ पर बचा हुआ जो है वो 60 डिग्री रह जाता, फिर 60 डिग्री रह जाता, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, यहाँ पर 90 में से 30 जाएंगे तो 60 का बचे। समझ रहे ना आप बात को? यानी कि पृथ्वी के झुकाव के कारण ही सूर्य कर्क रेखा तक 23.5 डिग्री उत्तरायण होता है। तो अब उत्तर और दक्षिण की स्थितियों को आप समझ गए होंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में है। ये पहले के बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर इन पर दोबारा चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा क्यों जन्म लेती है, क्योंकि सूर्य केवल 23.5 डिग्री तक ही उत्तरायण होता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है कर्क रेखा। ये आपके पास समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ ऋतु परिवर्तन की। ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्यों होती है, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा दिन रात की अवधि की। ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं, हालांकि एक दूसरे से संबंधित हैं, आधारित हैं। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का एक अंतर संबंध है। ऋतु परिवर्तन क्या है? ऋतुओं का परिवर्तन, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, है ना। ऋतुएं दो ही होती है मूल रूप से तो, और इनके बीच की स्थितियों को हम अलग अलग ऋतुओं में बांट देते हैं। शरद ऋतु, है ना, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये इनके बीच की स्थितियां हैं। मूल रूप से दो ही होती है ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो ये अगर साधारण रूप से समझने की दृष्टि से मैं ये बात कहूं कि दो ऋतुएं हैं, एक सर्दी की ऋतु है और एक गर्मी की ऋतु है। तो ये दोनों ऋतुएं आती क्यों हैं? हमारे कुछ किंवदंती, कुछ कहानियां बुजुर्ग हमारे बताते आए हैं, मैंने सुना है, मेरी दादी मेरे को बताती थी कि सूरज जो है पृथ्वी के पास आ जाता है तो सूरज का तापमान ज्यादा होता है, तो तापमान पृथ्वी का बढ़ जाता है, तो इसलिए गर्मी की ऋतु आ जाती है। इसके विपरीत सूरज पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसके कारण सर्दी की ऋतु आ जाती है। लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, अब मूल कारण क्या है इसकी चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य जो है उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होता है। सूर्य 21 जून को, ये सूर्य है, सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को कर्क रेखा पर उसकी किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, या कर्क रेखा पर स्थित जो भी स्थान या देश है वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को। लेकिन 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती हैं? मकर रेखा पर, या मकर रेखा पर स्थित कोई भी स्थान है, कोई भी देश है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। अब यदि
सूर्य 21 जून से कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 21 जून से दक्षिणायन होना शुरू होता है, यानी कि सूर्य की स्थिति मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सूर्य दक्षिण की ओर आना शुरू होता है और मान लीजिए सूर्य यहाँ आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है सूर्य, तो सूर्य की किरण सीधी कहाँ पड़ेंगी? फिर भूमध्य रेखा पर पड़ेंगी। और ये स्थिति कब आती है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद कैसे? जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर माह में सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है। और सितंबर को कितने सितंबर को? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को सूर्य यहां आ जाता है और इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होता है। यहां के बाद में फिर सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाता है 22 दिसंबर को, यानी कि 21 जून से दक्षिण की ओर आया, 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमक रहा है, फिर सूर्य फिर दक्षिण की ओर जा रहा है, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है, फिर 22 दिसंबर के बाद फिर उत्तरायण होगा सूर्य, यानी फिर दोबारा से इस स्थिति में सूर्य आ जाएगा यहाँ पर, तो दोबारा से फिर आ जाएगा सूर्य। तो ये स्थिति कौन सी है? दिसंबर के 3 महीने बाद। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को, यानी कि 21 मार्च, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है सूर्य और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। लेकिन 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इसको मैं नाम दे देता हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना कहलाता है। अब कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि उत्तरायण क्या है। मान के चलिएगा 0 डिग्री से उत्तर की ओर सूरज जा रहा है तो ये उत्तरायण है, और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जा रहा है तो ये दक्षिणायन है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वास्तव में अगर सूर्य 22 दिसंबर में है और यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है सीधा यहाँ से, तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ सूरज उत्तरायण कहलाएगा। 22 दिसंबर के बाद में सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, तो 22 दिसंबर के बाद में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो सूरज, तब भी उसको कहेंगे सूर्य उत्तरायण हो रहा है। और 21 जून के बाद में सूर्य दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चाहे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य हो, फिर भी उसको ये कहेंगे कि सूर्य जो है दक्षिणायन हो रहा है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन होना सूर्य का, ये स्थिति भी जानना आवश्यक है। केवल भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के संदर्भ में उत्तर या दक्षिण नहीं है, सूर्य की स्थिति के अनुसार उत्तर दक्षिण है। अगर दक्षिण से सूर्य उत्तर जा रहा है तो उसको उत्तरायण कहेंगे, चाहे भले ही सूरज दक्षिणी गोलार्ध में क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति है। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं। देखिए, अगर सूर्य यहाँ 21 जून को इस जगह पर है, देखिए आप समझिए बात को, 21 जून को यहाँ पर किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो क्या ये किरणें यहाँ पर तिरछी नहीं पड़ेंगी? मकर रेखा पर तिरछी नहीं पड़ेंगी किरणें? जब यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं, सिर के ऊपर सूरज है यहाँ पर, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और जब 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर सीधी किरणें है सूर्य की, तो ऐसे यहाँ से किरणें जो है तिरछी पड़ेंगी, कहां पर? कर्क रेखा। अब यहीं पर ऋतु परिवर्तन की गुत्थी सुलझ जाती है कि जिन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती हैं, वो क्षेत्र कम मात्रा में तापमान प्राप्त करते हैं, और जिन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, वो क्षेत्र अधिक मात्रा में तापमान प्राप्त करते हैं। तो जो अधिक तापमान प्राप्त कर रहे हैं वो क्षेत्र गर्म हो जाएंगे, और जो कम मात्रा में तापमान प्राप्त कर रहे हैं वो क्षेत्र ठंडे हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पृथ्वी के झुकाव के कारण उत्तरायण और दक्षिणायन होने की सूर्य की स्थिति के कारण होते हैं। सूर्य के नजदीक आने से दूर आने से कोई इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं कि तिरछी पड़ रही हैं। जहां तिरछी पड़ रही हैं वहां पर शीत ऋतु है, और जहां पर लंबवत पड़ रही हैं वहां पर ग्रीष्म ऋतु है ना। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाती है। अलग अलग जो ऋतुएं रहती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अगर सर्दियां पड़ रही हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में उसी समय पर गर्मियां पड़ती हैं। आपने क्रिकेट मैच देखे होंगे
कि विदेशों में क्रिकेट खेलने जाते हैं विभिन्न खिलाड़ी, तो हमारे यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर सिडनी में कोई मैच चल रहा है तो वहाँ के खिलाड़ी पसीना पहुँच रहे होते हैं अपना खेलते समय, है ना। या भारत में जून के महीने में कोई सीरीज चल रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोई सीरीज चल रही है, तो वहाँ के खिलाड़ी स्वेटर पहन के खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी पसीना में नहा जाते हैं। तो ये अक्षांश पर स्थित देश की स्थिति के कारण है। सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, उसी का परिणाम है कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु होती है। अब आपने ये तो देख लिया, अब मैं आपको आगे के कार्य को समझाता हूं। यह तो हो गया ऋतु परिवर्तन की बात। अब दिन और रात की अवधि की बात कर लेते हैं, दिन रात की अवधि की बात कर लेते हैं। मैं ये बिठा लेता हूं, पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चाहे तो, और मैं बिठा लेता हूं। दिन और रात की अवधि से पहले मैं आपको ऋतु परिवर्तन का एक डायग्राम और बता देता हूं, उससे आपको और इजी हो जाएगा ना। देखिए, मैं पृथ्वी की 4 स्थितियां दर्शा रहा हूं आपको यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, केवल पृथ्वी की 4 स्थितियां हैं। मैं पृथ्वी को झुकी हुई स्थिति में बनाता हूं। ये पृथ्वी की 4 स्थितियां हैं। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था 21 जून की स्थिति क्या है, 22 दिसंबर की स्थिति क्या है, 23 सितंबर की स्थिति क्या है, 21 मार्च की स्थिति क्या है, ये स्थितियां हैं। ठीक है, अब मान लीजिए चलिएगा मैं यहां पर सूर्य बना देता हूं, बीच में सूर्य है। अब देखिएगा पृथ्वी तो झुकी हुई है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि इसको झुका हुआ नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए सीधा, बिल्कुल ऐसे। पृथ्वी को ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये झुकी हुई है, यानी कि ये पृथ्वी जो है ऐसे है, ये विभिन्न स्थितियों में ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो मैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको बताऊंगा। बेटा प्रवेश, आप यहाँ आइए, आप ये पकड़िए इसको। इस बच्चे को मैंने बुलाया है और इसने ये एक सूर्य का एक संकेत लेकर के ये बच्चा खड़ा हुआ है, और मैं ये पृथ्वी को लेकर के खड़ा हुआ हूँ। ये पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष के ऊपर, और ये सूर्य है, ये सूर्य अपनी स्थिति पर यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिएगा कि सूर्य के सामने कौन सा हिस्सा है पृथ्वी का, मकर रेखा वाला हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई अगर सीधी होती ना तो सूर्य कहाँ होता, भूमध्य रेखा पर होता, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर। ये भूमध्य रेखा है बीच में, है ना, सूर्य कहाँ होता, भूमध्य रेखा पर। लेकिन पृथ्वी ऐसी नहीं है, पृथ्वी ऐसी है, झुकी हुई है ना। तो ये हिस्सा इधर की ओर लुढ़क गया, और जो मकर रेखा वाला हिस्सा है वो पृथ्वी के ठीक सामने आ गया। तो अब सूरज की सीधी रोशनी कहाँ नहीं है, इस मकर रेखा के ऊपर। तो तापमान यहाँ प्राप्त होगा ज्यादा, तो यहाँ पर गर्मी की ऋतु हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ पर कर्क रेखा पर तिरछी पड़ रही है। सूर्य को स्थिर रखेंगे बेटा, यहाँ सूर्य तो स्थिर रहेगा, सूर्य स्थिर रहेगा अपने स्थान पर। गति कौन कर रहा है, पृथ्वी। अब पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है, ऐसे घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जो हिस्सा सूर्य के सामने वो दिन है, बाकी का रात है ना। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, और पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है यूं करके इस सूर्य के चारों तरफ। अब देखिएगा, अब पृथ्वी ऐसे आ गई यहाँ पर घूमते हुए,
झुकी हुई स्थिति में। अब झुकी हुई स्थिति में अब आप देखिएगा, देखिए पृथ्वी ऐसे है, यो खड़ी। अब यहां पर मकर रेखा सामने आ गई, अब पृथ्वी घूम करके फिर वापस उधर पहुंच गई। अब यहां पर कर्क रेखा सामने आ गई, मकर रेखा दूर हो गई। अब कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमक रहा है, फिर पृथ्वी घूम के आ गई। अब फिर पृथ्वी घूम करके आई, फिर मकर रेखा पर सूरज लंबवत है, तो यानी कि यहां तो मकर रेखा पर सूरज लंबवत चमक रहा है, और थोड़ा ऊपर, और यहां पर कर्क रेखा पर सूरज लंबवत चमक रहा है। तो आप समझ गए होंगे ना कि इस स्थिति में देखिएगा सूरज कहां पर लंबवत चमक रहा है, मकर रेखा के ऊपर, ठीक है। और इस स्थिति में सूरज कहां पर लंबवत चमक रहा है, कर्क रेखा के ऊपर। तो ये कर्क रेखा के ऊपर है और ये मकर रेखा के ऊपर है। ये स्थिति 21 जून की स्थिति है, ये स्थिति 22 दिसंबर की स्थिति है। तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या पड़ रही है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है। यहाँ पर ये देखिए सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, तिरछी पड़ रही है। कहां पर, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है, तिरछी। और यहां पर देखिएगा मकर रेखा पर 21 जून को कैसी पड़ रही है, तिरछी। तो यहां आप ये बात आराम से समझ के होंगे कि कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही है, लेकिन मकर रेखा पर तिरछी पड़ रही है। तो यहां पर मकर रेखा पर यहां पर कैसा मौसम है, सर्दी का है, क्योंकि तिरछी किरणें पड़ रही है। और यहां पर कैसा मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्योंकि किरणें सीधी पड़ रही है। अब यहां पर देख लीजिएगा मकर रेखा पर सीधी पड़ रही है, तो यहां पर कैसा मौसम है, गर्मी का मौसम है। और यहां पर कर्क रेखा पर कैसा मौसम है, सर्दी का मौसम है। तो ये दोनों ही स्थितियां आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति के कारण ही, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो गर्मी है, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो फिर वो सर्दी है। ये आपको मैंने बताया। तो ये 21 जून की स्थिति हो गई, और ये कैसी स्थिति हो गई, 22 दिसंबर की। लेकिन ये जो स्थिति है, अब जैसे ये दिसंबर है, दिसंबर पृथ्वी को मैं घूमता हुआ दर्शा देता हूं मैं आपको। ये पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों ओर। अब ये दिसंबर की स्थिति है, 22 दिसंबर। तो 3 महीने में कहां पहुंचेगी, यहां पर 22 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च माह की स्थिति हो गई है। और कितने मार्च की, 21 मार्च। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जून की स्थिति हो गई, ये जून लगा हुआ है। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सितंबर की स्थिति है। अभी कितने सितंबर की स्थिति है, 23 सितंबर की स्थिति है। 23 सितंबर को इस प्रकार से होती है। तो ये आपने ऋतु परिवर्तन देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु यहाँ आ गई और यहाँ पर शीत ऋतु है। इसके उलट यहाँ पर शीत ऋतु है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा पर विभिन्न देश जिस स्थिति में जैसे होते हैं उस पर वैसा ही ऋतु बन जाती है, वैसा ही मौसम, तापमान वगैरह वहां पर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने ऋतु परिवर्तन आपको बताए हैं। अब मैं दिन रात की अवधि के बारे में बताता हूँ कि क्यों गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। इसके विपरीत गर्मियों में रात छोटी होती हैं और सर्दियों में रात बहुत लंबी होती है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैं मिटा दूंगा फिर। अब मैं दिन रात की अवधि की बात कर रहा हूं। ये देखिए, ये ग्लोब है। प्रवेश, बेटा आप आइए यहां पर।
इस ग्लोब का हम एक बार फिर सहारा लेंगे। आइए इसको यहां पकड़ लो, ग्लोब को। ये हमारा सूरज कहां गया, ये रहा। एक हाथ से सूरज पकड़ लो आप, उस वाले हाथ से सूरज पकड़ लो। ये सूरज है और ये पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है, और सूरज यहां पर है, ठीक है। सूरज है मकर रेखा के ऊपर नीचे। अब आप देखिएगा कि रोशनी कहां कहां आ रही है पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर रोशनी कहां कहां आ रही है, मैं इस वायर के माध्यम से एक प्रकाश वृत्त की रचना कर रहा हूं यहां पर, यानी कि जिस जिस स्थान पर पृथ्वी पर प्रकाश आता है उस स्थान पर देखिए, सूरज को थोड़ा इसके सामने ऐसे ही, ऐसे करके इस वायर के इधर साइड में तो अंधेरा है क्योंकि तो सूरज उधर है और इधर रोशनी है। तो अब आप देखिएगा कि पृथ्वी अगर सीधी होती तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में होता ये वायर, देखिए ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में होता, यानी कि समान दिन रात होते पूरी पृथ्वी पर, या दिन की अवधि बराबर होती पूरी पृथ्वी पर। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी जो है थोड़ी सी झुकी हुई है, इस प्रकार से है। अब ये झुकाव के कारण सूर्य है और सूर्य का जो प्रकाश इस पे आ रहा है इस जगह पर आ रहा है, ऐसा इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश कैसे आ रहा है, यानी कि ये जो तार के माध्यम से मैंने जो एक वृत्त बनाया है ये है प्रकाश वृत्त, ठीक है। इस प्रकाश वृत्त के माध्यम से ही हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर दिन की अवधि बड़ी होती है ना। अब देखिए, अब ये प्रकाश वृत्त मान के चलिएगा इस प्रकार से है और सूर्य की स्थिति मान लीजिएगा यहां पर है, इस जगह बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सूर्य की स्थिति यहां पर है और पृथ्वी झुकी हुई है। तो झुकी हुई है तो आप देखिएगा कि जो उत्तरी ध्रुव वाला जो हिस्सा है, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा भी सूर्य के सामने है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव वाला जो हिस्सा है, ये दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने नहीं है, सूर्य के सामने नहीं है दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा, क्योंकि ये जो प्रकाश वलय है, ये क्या है, इस प्रकाश वलय से जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंधेरे की तरफ है, प्रकाश वलय से इधर रोशनी है और इससे इधर अंधेरा है। तो रोशनी की तरफ दक्षिणी ध्रुव नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अंधेरा है। अब पृथ्वी तो ऐसे घूमती रहेगी, गोल गोल तो घूमती रहेगी, लेकिन सूर्य तो स्थिर है ना। तो पृथ्वी घूमती रहेगी गोल गोल, लेकिन प्रकाश वलय अपनी जगह पर ही रहेगा। पृथ्वी गोल गोल घूमती रहेगी लेकिन प्रकाश वलय अपने स्थान पर ही रहेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, इस तथ्य को एक डायग्राम के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, 23.5 डिग्री का झुकाव है, ये सूर्य है और सूर्य की रोशनी जो है इस प्रकार से, इस आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी आ रही है और आधे हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, ठीक है। और पृथ्वी अपनी दूरी पर यहां पर जो घूम रही है, यानी कि 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाने के बावजूद भी ये ध्रुव वाला हिस्सा जो है, उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के सामने ही है। रोशनी यहाँ आएगी ही, क्योंकि पृथ्वी जो है झुकी हुई है ऐसे, और झुकी हुई है तो झुकी होने के कारण सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर आएगा ही, और सूर्य का प्रकाश दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश वलय जो है, प्रकाश वलय तो ये है ना, ये इससे इधर इधर तो रोशनी रहेगी और उधर उधर रोशनी नहीं रहेगी। पृथ्वी अगर घूमेगी भी, पृथ्वी देखिए ये है ग्लोब, ये इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक है, झुकी हुई है। तो इस सूर्य की रोशनी उत्तरी ध्रुव पे तो आई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जो प्रकाश वलय है
वो इस प्रकार से है। प्रकाश वलय इस प्रकार से है, ये देखिए। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर, यहां पर उत्तरी ध्रुव पर रोशनी तो आएगी, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर रोशनी आएगी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जो है ये, इस पर रोशनी नहीं आएगी, है ना। और ऐसे ही झुकी हुई स्थिति में ये पृथ्वी घूमती रहेगी, तो ये प्रकाश वलय जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य के सामने ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां पर उत्तरी ध्रुव पर 6 माह का दिन हो जाएगा, लेकिन यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर 6 माह की रात हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ऐसा लगता है जैसे कुंभकर्ण यहीं का रहने वाला था क्या, पर रात 6 महीना सोता था, 6 महीना बाद जगता था। तो ये मेरी मजाक वाली बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे उत्तरी ध्रुव पर इस कारण से, ये जो मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखाया है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। एक तथ्य और भी है, एक तथ्य ये है कि नार्वे को क्या कहते हैं, नार्वे को कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। नार्वे के अंदर निकलता है, कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य। ऐसा किस लिए कहते हैं, क्योंकि देखिए नार्वे जो है ये देश है, स्वीडन है, फिनलैंड है ना, नार्वे है, ये सारे देश हैं। और इसके इस पर नार्वे में क्या होता है कि झुकी हुई स्थिति है, तो यहाँ पर क्या होता है कि 24 रात को भी सूर्य की रोशनी रहती है। जैसे ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर, तो भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर रोशनी तो जाएगी सीधी, लेकिन तिरछी रोशनी जो है यहाँ पर आएगी। और रात्रि के समय भी जैसे नार्वे घूम करके, इधर सामने है नार्वे, तो अब सीधी रोशनी है, लेकिन पृथ्वी तो 24 घंटा में घूमती रहती है, घूम करके नार्वे यहाँ भी आ जाएगा ना, यहाँ पर भी घूम करके दूसरी तरफ आ जाएगा नार्वे, तब भी रोशनी पहुंचेगी सूर्य की यहाँ पर नॉर्वे के अंदर। तो रात्रि के 12 बजे भी सूर्य दिख रहा है नार्वे के अंदर, है ना, और दिन में तो बिल्कुल सीधी रोशनी आएगी, और रात को भी थोड़ी सी धुंधली रोशनी हो जाएगी, शाम जैसी स्थिति हो जाएगी। नार्वे जो 66.5 डिग्री के आसपास का कंट्री है, तो नार्वे को जो है मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। तो केवल नार्वे नहीं है, स्वीडन है, आपका कनाडा है, अमेरिका के जो अलास्का वाला क्षेत्र है ना, और रशियन क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। लेकिन नार्वे जो है शुरू से अग्रणी रहा है देश, तो शुरुआत में विद्वान लोग वहाँ थे, तो उन लोगों ने सबसे पहले उसी को इंडिकेट कर दिया। तो ऐसा नहीं है केवल नार्वे को ही मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहेंगे, स्वीडन भी है ना। तो इस प्रकार से नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। अब इसी में आगे अब ये जानते हैं कि पृथ्वी अगर झुकी हुई न होती, पृथ्वी अगर झुकी हुई नहीं होती तो क्या होता है। पृथ्वी अगर सीधी होती ना, झुकी हुई नहीं होती और सीधी सीधी होती, तो दिन रात की अवधि, रात दिन की अवधि जो है वो समान होती, सभी अक्षांशों के ऊपर समान होती रात दिन की अवधि। और यदि पृथ्वी झुकी हुई है, इस प्रकार से है, तो अगर झुकी हुई है तो फिर दिन रात की अवधि बदल जाती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी झुकी हुई है और झुकी हुई है, और इस प्रकार से ये प्रकाश वलय है। सूरज मान लीजिएगा, सूरज मान लीजिएगा इधर से है, इधर सूर्य है, तो सूर्य के सामने का ये जो हिस्सा है, दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा सूर्य के सामने ज्यादा है ना, और उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा जो है वो सूर्य के विपरीत जाता है। तो सूर्य के सामने जो हिस्सा है वहां पर रोशनी ज्यादा टाइम तक रहेगी, ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ दिन की अवधि लंबी होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादातर हिस्सा सूरज के सामने है, देखिए आप। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर हिस्सा सूरज के विपरीत है,
तो ज़्यादा हिस्सा विपरीत है उत्तरी गोलार्ध का, तो यहाँ पर रात लंबी हो जाएगी, है ना। तो जिस गोलार्ध का ज़्यादा क्षेत्र सूर्य के सामने होगा तो वहाँ दिन की अवधि लंबी होगी, और जिस गोलार्ध का क्षेत्र सूर्य के विपरीत अधिक होगा वहां पर रात लंबी होगी। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है, तो दक्षिणी गोलार्ध ज्यादा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे, यानी सूर्य दक्षिणायन है यहाँ पर, और दिन तापमान भी ज्यादा प्राप्त हो रहा है और दिन की अवधि भी लंबी है। तो दिन की अवधि अधिक या कम होने का तात्पर्य कारण यही है क्योंकि सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी है। अब यदि स्थिति ये हो जाए, घूम करके स्थिति ये हो जाए कि सूर्य की किरणें जो है उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध में ऐसा ज्यादा आ रहा है सूर्य के सामने, तो यहाँ पर दिन की अवधि लंबी हो जाएगी। समझ रहे ना बात को। तो इस प्रकार से दिन की अवधि का प्रभाव पड़ता है। तो ये आप समझ गए मैंने कितने बिंदुओं पर चर्चा की कि उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात क्यों होती है, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश क्यों कहते हैं, पृथ्वी के झुकाव का क्या प्रभाव है ना, 23.5 डिग्री का कोण क्या होता है, 66.5 डिग्री का क्या होता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गर्मी में सूर्य नज़दीक होता है और सर्दी में दूर हो जाता है इसलिए सर्दी गर्मी पड़ती है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की बात भी मैंने आपको बताई। तो ये वीडियो काफ़ी